देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि इलाइट लोग ही वोट देना। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करें। बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग चुप है, कभी ट्वीट करके, कभी कुछ करके, कभी गुप्त रूप से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को व्हाट्सएप करके कह रहा है कि जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद की आज की तस्वीरें और वीडियो बता रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इसे लोकतंत्र की हत्या मान रहा है, भारत के संविधान को कमजोर करने की प्रक्रिया मान रहा है, और एसआईआर को लिखित रूप से प्रिंट करा करके अपने हाथ से फाड़ करके डस्टबिन में डाल करके विपक्ष ने यह तेवर बताया कि किसी भी रूप में एसआईआर नहीं चलेगा। इन नारों और इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे पूरे विपक्ष का एक राय होना है कि मृत लोगों के, बाहर चले गए लोगों के, न मिल पाने वाले लोगों के 56 से 60 लाख नाम काटे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने एक इसका सबूत अभी तक नहीं दिया कि वो लोग कौन हैं। 1 अगस्त को एक टेंटेटिव लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद लोगों को मौका दिया जाएगा कि जिसका नाम नहीं है वो अपना दस्तावेज लगा करके फिर से आवेदन करें। लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल के सांसदों को सुने कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी बात को सुनकर अपनी राय बनाइए। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करें। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुँचाना था तो जिस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. तो आपने सुना, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के दूसरे दल सभी एक राय से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने वाला बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सार्वजनिक सार्वभौम मताधिकार के, भारत के संविधान के अधिकार को नष्ट कर देने वाला बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हत्या और हमला बताया। अब बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में एक वीडियो आज अजीब सी वायरल हो गई। सदन चलना शुरू हुआ, वहां विपक्ष रोज काला कपड़ा पहन करके विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने जा रहा है। आज फिर गया था, काला कपड़ा पहन करके विरोध कर रहा है।
वहां दूसरा भी झगड़ा चल रहा है कि सम्राट चौधरी जैसे ओबीसी समाज से आने वाले नेता जो लालू प्रसाद जी और तमाम तेजस्वी जी के परिवार पर हमला कर रहे हैं, वो राजनीतिक मर्यादा के अनुकूल तो कहीं नहीं है। चुनावी लड़ाई लड़िए, आप राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, आपकी दो विचारधारा है। सम्राट चौधरी भगवान राम के वंशज खुद को बताते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के सामने बैठते हैं आलोक मेहता जो जगदेव बाबू के वंशज खुद को मानते। तय करना बिहार की जनता को है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की जाती है उसके बाद तो आज राबड़ी देवी ने जाने क्या क्या संगीन आरोप सम्राट चौधरी पर लगा दिए। तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बड़ी रोड बैठ के बच्चे से ओकरा का हम देखते हैं गुंडा बात चलते लड़की के छेड़त रहे हुआ बैठ के चढ़ा बोरी उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। और फिर एक पुरानी वीडियो जेडीयू के नीरज सिंह की मिल गई जिसमें वो सम्राट चौधरी को नाम बदलने का, डिग्री का और फर्जी कई विवाद बता दिए। लेकिन सबसे ज्यादा वीडियो जो वायरल हो रही है बिहार की, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका सबूत वो खुद दे रहे हैं। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं कि किसका नाम काटा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आज वो फिर खड़े हुए तो कहे कि भाई बताओ पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, ये सब जो तुम लोग कपड़ा पहन के घूम रहे हो ये सब कोई कपड़ा पहनता था? आप भी कभी पहने थे? ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे? ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। अब बाद में राबड़ी देवी ने इसका जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि हाँ वो जब पैदा नहीं होते तो सब नंगे घूमता था। लेकिन राजनीति है, राजनीति इस तरह के मुद्दों पर ज्यादा खो रही है। लेकिन सत्ताधारी दल के जेडीयू, उसके सांसद ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुनने के बाद आपको क्या महसूस होगा? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इन दोनों सांसदों को सुनिए। ऐसा है कि ये एसआईआर का काम पहले भी बिहार में 2003 में हुआ था और 1 महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है और उस समय सरकार उन्हीं की थी, जो लोग बोल रहे हैं उसी समय हुआ था। और आज भी 95% से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया। ये लोग चाहते क्या है? जो 21 लाख लोगों का नाम जो चले गए ऊपर, जिनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, उनका वोट करवाना चाहते हैं। वो चाहते क्या है? 26 लाख लोग अब परमानेंट वहां से शिफ्ट कर गए। वो चाहते हैं कि 2 जगह वोट डालें वो। और इलेक्शन कमीशन तो 1 महीने का टाइम दी है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आप जा करके, अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है, कोई गलत है, तो जा करके आप इलेक्शन कमीशन के सामने दे सकते हैं इस चीज। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। अब इन सब को सुनने के बाद आपको एक सवाल पूछता हूं। चुनाव आयोग एक संस्था है, वो बिहार में चुनाव कराने जा रही है। चुनाव कराने के चंद महीने पहले अचानक उसे याद आया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद नहीं हुआ है, होना चाहिए। यानी 2003 के बाद 5 चुनाव विधानसभा, 5 चुनाव लोकसभा, उन सब के बाद अभी 1 साल भी नहीं बीता था, लोकसभा का चुनाव हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 31 सीटें बिहार से जीत करके। उसके बाद रिवाइज लिस्ट जारी की चुनाव आयोग ने। उस रिवाइज लिस्ट जारी करने के समय भी उसे विशेष गहन पुनरीक्षण की याद नहीं आई। उसे मृत मतदाताओं, पलायन कर गए लोगों और नाम का प्रमाण न मिलने वाले लोगों का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब अगर एक सवाल पूछा जाए कि जो लोग मृत होते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम ही तो चुनाव आयोग का है, इसका मतलब चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है।
चुनाव आयोग अभी लिस्ट जारी किया है 2-3 महीने पहले, तो फिर उस लिस्ट में मृत मतदाताओं का नाम क्यों चुनाव आयोग ने जारी किया? क्यों इन 60 लाख लोगों के प्रक्रिया को होने दिया? चलिए, डॉक्यूमेंट के आधार पर चिन्हित करते थे तो बाद में होता, आप डॉक्यूमेंट पहले मांग लेते। इसका मतलब कि कुछ खेल तो है, लेकिन यह खेल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू को समझ में आया, क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया है। बिहार में एसआईआर की बात ज्यादा हो रही है। अभी मैं आऊंगा कि निजी तौर पर चुनिंदा पत्रकारों को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग प्राइवेट मैसेज भेज रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने विवादित बयान, वहीं दूसरी तरफ यह घोषणा कर रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल बिहार में नहीं होगी, पूरे देश में होगी। तो बिहार चुनाव में 5 बार विधानसभा के चुनाव उसी वोटर लिस्ट से, लगभग उसी वोटर लिस्ट से हो गए, 5 बार लोकसभा के हो गए। मोदी जी मंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। तो बिहार विधानसभा चुनाव हो जाने देते, राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना चलाते, राज्य के भी मतदाता उससे प्रभावित होते और लोकसभा में भी वोट डालने वाले लोगों को भी राहत मिलती, एक बड़ी प्रक्रिया चलती। बिहार चुनाव के चंद रोज पहले यह होगा, ये बीजेपी को नहीं खटक रहा, ये जेडीयू को नहीं खटक रहा। इसका मतलब क्यों ना आम लोग ये समझें कि आपकी सहमति है और भरोसा है कि ये जो काटे जा रहे हैं वोट, इसमें अधिकांश बीजेपी के विरोधी वोटर है। अगर ये ना होता तो विपक्षी दल के लोग बोलते जैसे चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने यहां तक कह दिया कि अगर ये प्रक्रिया होती है तो ये बहुत बड़े विवाद को जन्म देगी। इसका मतलब अंदर खाने कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह से चुनाव आयोग मैसेज भेज रहा है। द वायर की रिपोर्ट को गौर से पढ़िए, हेडलाइन देखिए, चुनाव आयोग चुनिंदा व्हाट्सएप संदेशों के जरिए बिहार की एसआईआर की आलोचना को टालना चाहता है। श्रावस्ती दास गुप्ता ने आज ही द वायर में यह रिपोर्ट लिखते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की आलोचना का समाधान करने के लिए चुनिंदा पत्रकारों को व्हाट्सएप संदेश भेजे हैं, जो उनकी वेबसाइट पर विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग ने यहां तक कहा कि उसके दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों में मृत, प्रवासी या एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत होने के कारण मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई गई है। 24 जुलाई को जारी उसकी प्रेस विज्ञप्ति, जो उसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, उसमें कहा गया है कि 91.32% यानी 7.21 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा कर लिए गए हैं, जबकि 1 लाख मतदाताओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आयोग ने यह भी कहा कि 60.1 लाख मतदाता मृत, विस्थापित या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। और इसी के बाद द वायर की रिपोर्ट आगे बताती है कि कैसे चुनिंदा पत्रकारों, कोट अनकोट मनपसंद पत्रकार, गोदी पत्रकार, मोदी पत्रकार, सरकारी पत्रकार, दरबारी पत्रकार, जो विशेषण आपको सही लगे फिट कर लीजिएगा। सबको क्यों नहीं भेजा? और मैसेज में क्या लिख रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कह रहा है कि भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है और यह जो प्रक्रिया चल रही है बहुत सही है। क्या चुनाव आयोग को विपक्ष के आरोपों से डर कर, गुमराह होकर पहले बिहार और फिर पूरे देश में संविधान के विरुद्ध जाकर मृतक मतदाताओं, प्रवासी मतदाताओं या 2 जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने देना चाहिए और फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं को अनुमति देनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग द्वारा कुशलतापूर्वक तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं है? इसके आगे कहा गया है कि किसी न किसी समय इन सवालों पर हम सभी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर विचार करना होगा और शायद आप सभी के लिए इस पर विचार करने का सबसे उपयुक्त समय अब भारत में आ गया है। द वायर की रिपोर्ट ये बताती है कि जब चुनाव आयोग के
लोगों से संपर्क किया गया कि क्या आपने ऐसे कोई मैसेज भेजे हैं, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और यहां तक है कि अगर कोई जवाब आता है या कोई अपडेट सार्वजनिक होता है तो हम इस रिपोर्ट को भी अपडेट करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग किसको कह रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी विदेशी और मर गए लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बन गए? क्या गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री तब बन गए जब ये फर्जी लोगों ने वोट डाल दिया? इन फर्जी लोगों पर फर्जी तरीके से काम करके चुनाव आयोग क्या साबित करना है? योगेंद्र यादव जो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने इतने लाख लोगों के नाम काटे जाने के सवाल पर अपनी राय रखी है। एक बार योगेंद्र यादव को सुनिए। आज शाम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसे बिहार के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन SIR में 98.01% सफलता मिल चुकी। मतलब कि जिन 7 करोड़ 90 लाख लोगों का पिछली लिस्ट में था, उसमें से 7 करोड़ 17 लाख का तो उसको फॉर्म मिल चुका है और बाकी ऐसे हैं जो कि मिल ही नहीं सकते। तो क्या बधाई। जरा 1 मिनट ठहरिए, कई झोल है इस आंकड़े में। पहला तो याद रखिए कि इस 98% में से 7% यानी कि 56 लाख ऐसे नाम हैं जो चुनाव आयोग के मुताबिक या तो डेड हैं या बाहर चले गए हैं या डुप्लीकेट हैं या पता नहीं लग रहा है, पर की जांच अभी नहीं हुई। याद रखिए कि अब तक चुनाव आयोग ने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं के हिसाब से, विदेशी हो, बांग्लादेश बैठिया हो। दूसरा झोल, ये जो 91% प्रॉपर फॉर्म मिले, इनमें से कितने लोगों ने खुद भरे? अगर आप अजीत अंजुम की बात को देखें, हमारी पब्लिक हियरिंग जो हुई है उससे देखें, कितने लोग कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, फॉर्म कभी ना मुझे मिला, ना मैं BLO से कभी मिला, लेकिन मेरा फॉर्म भरा। कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाराज हैं, लेकिन फॉर्म उन्होंने भरा नहीं है, सिग्नेचर भी बाहर ही हुए हैं। फर्जीवाड़ा हो, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, 1 करोड़ 2 करोड़ हम नहीं जानते। और जो बाकी बच गए हैं उनमें से अधिकांश फॉर्म ऐसे जिसमें कोई दस्तावेज नहीं लगाया, लेकिन छुट्टी नहीं मिली है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कर देगा, कच्ची चुनाव लिस्ट रिलीज कर देगा। उसके बाद खेल शुरू, उसके बाद चुनाव आयोग कहेगा कि आप बताइए आपके क्या दस्तावेज, लोग दस्तावेज दे पाएंगे। ये अभी भी खुला हुआ खेल है। मतलब फाइल का पेट तो भर गया, सच्चाई क्या हुआ? क्या इस फर्जीवाड़े से बनी हुई लिस्ट पुरानी लिस्ट से बेहतर होगी या कि उससे भी खराब? देखते जाइए। योगेंद्र यादव को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि जो काम चुनाव आयोग का है वो काम चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, प्रमाण नहीं दे रहा है, सबूत नहीं दे रहा। विपक्ष के सांसद अगर राहुल गांधी कोई ट्वीट कर दें, कोई बयान दे दें कि कर्नाटक में मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत है, तो उसके लिए ट्वीट करके कह रहा है कि मिसलीडिंग है। और वही चुनाव आयोग जमीनी पत्रकारिता करने वाले अजीत अंजुम, जिस पर सरकार के जरिए FIR तो करवा रहा है, लेकिन उनके कई ऐसे वीडियो नए आए हैं, पुराने वाले तो छोड़ दीजिए। BLO पर दबाव है, BLO फर्जी साइन कर रहा है, BLO ऐसे पर्चा बांट रहा है कि गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें तो पर्चे ही नहीं मिला, हमें कोई रिसीविंग नहीं मिली। एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया क्या? एक भी चीज का। DM के लोगों को लगाया गया था कि वो जवाब दे दें कि जहां वो साइन कर रहा है BLO वो मृत लोग हैं। बाद में उसी अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग में यह पाया गया कि कई जिंदा लोगों पर भी तो साइन हो रहे हैं, फिर चुप क्यों हो गए? इसी तरह से चुनाव आयोग के सामने जिन लोगों को विदेशी और फर्जी बताया जा रहा है, उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसका जवाब क्या देगा चुनाव आयोग? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं रख रहा। कागज का पेट भरा जा रहा है, जिसे योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कागज का पेट भरा जा रहा है, आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को, मीडिया के लोगों को आगे कर दिया गया कि फर्जी वोटरों से क्यों चुनाव लड़ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, फिर कह रहा हूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में
जीते हुए लोगों और हारे हुए लोगों के गठबंधन के बीच मात्र 12,000 वोटों का अंतर था, मात्र 12,000, याद रखिएगा। और अब की 50 से 60 लाख नाम गायब। जितने नाम काटे गए सारे विपक्ष को वोट देते थे, इसमें से जब बहुत सारे लोग मोदी जी को भी वोट दिए हैं तो वो नाम क्यों जायज रहेंगे? इसका एक जवाब आज तक प्रधानमंत्री जी वाले सवाल पर दिया चुनाव आयोग ने। इतना बड़ा मुद्दा, पूरे देश में संसद नहीं चल रही, जैसे एक मुद्दे पर उसका नाम है SIR, हंगामे रोज हो रहे हैं और नैतिक भाषण दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। सुनिए जरा। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नैतिक भाषणों का कोई मतलब है जब प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हो, बाहर जाकर के अपना यात्रा कर रहे हो और देश में पूरा देश चिंतित है कि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और उसके बाद जितने आरोप लगे एक का ठोस जवाब नहीं दे रहा है और बचाव में बीजेपी और जेडीयू वाले आगे आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये क्रोनोलॉजी किसके फेवर में जा रही है आपको भी समझ में आ रहा है। इसलिए आपको तो बताया जाएगा कि मृत वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग बाकी दिनों में क्या करता है? उसका तो काम ही यही है। और लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किया? या जहां विधानसभा चुनाव इतना हड़बड़ी में है वहां समय लेकर क्यों नहीं किया? चुनाव के बाद कर लेता। जिस वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री चुना जा सकता है उस वोटर लिस्ट से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुना जा सकता था, तो उसके बाद कर लेते, समय लेकर करते, आंकड़े लेकर देखते और सबको मौका देते, विधिवत आप रिवाइज करते। लेकिन ये वाला पक्ष विपक्ष के नैरेटिव का नहीं दिखाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ये तो सुधार के विरोध में और कहा जाएगा कि ये सब अनैतिक काम हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग प्राइवेट मैसेज भेज रहा है लोगों को। लेकिन क्या इन मैसेजों से जो घाव है लोकतंत्र के ऊपर दिया जा रहा है वो छुप जाएगा? और नागरिक तो आप हैं ना साहब, इसलिए रोज इस पर हम बात करेंगे, हर दिन के अपडेट पर बात करेंगे। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में भी प्रक्रिया लागू होगी, तो बिहार चुनाव में इतनी हड़बड़ी में क्यों लागू हो रही है? कुछ बिहार चुनाव में खास है क्या मोदी जी? आपका चुनाव आयोग का रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो प्रक्रिया है, या जेडीयू के उन नेताओं को जो बीजेपी की गोद में बैठे हैं उनको सब कुछ अच्छा क्यों लग रहा है? अंदर खाने ये पता चल गया होगा कि ये अंततः आपके हित में है, जनता के हित और लोकतंत्र के हित में नहीं है। और बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहीं अगर लोकतंत्र की हत्या में कामयाबी हो गई तो फिर भारत में लोकतंत्र कहां सुरक्षित रहेगा, इसका फैसला आप लीजिए। और इस पूरी बातचीत पर नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए और जरूरी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग अपनी राय बनाने के पहले एक बार ठहर कर सोचें और नागरिक होने की जिम्मेदारी का एहसास करें। चुनाव नेता लड़ेगा, लेकिन चुनाव लड़ने लायक माहौल ही अगर देश में नहीं बचेगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या निकलेगा? इसलिए फैसला आपको करना है कि आप इस प्रक्रिया पर क्या सोचते हैं और कैसे इसके लिए नागरिक धर्म निभा पाते हैं। अपने टिप्पणी बताइए और ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी, ताकि हम इस तरह की बातें बेबाकी से आपके बीच में करते चलें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे तमाम संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जरूरी मसलों पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।